जूनागढ़ पर एक शक्तिशाली राजा महाराज भैरव सिंह राज करता था। उसकी एक सुंदर, प्रतिभाशाली और बुद्धिमती पुत्री थी, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या सुरीली आवाज और एक बेहतरीन नृत्यांगना होने के साथ साथ उसे वेद ग्रंथों का भी खूब ज्ञान था। ऐश्वर्या को अपने रंग रूप, ज्ञान और गुणों पर काफी गर्व था। वो 21 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन उसके पिता महाराज भैरव सिंह ने अपनी पुत्री ऐश्वर्या से कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे लिए स्वयंवर आयोजित कर रहा हूँ। इसमें देश भर से राजाओं, राजकुमारों को आमंत्रित किया जाएगा। तुम जिसे चाहोगी उसे अपना वर चुन सकोगी। पिताजी, मेरा स्वयंवर साधारण नहीं होना चाहिए। जिसे मैं अपना जीवन साथी चुनूंगी वो एक विशेष व्यक्ति होगा, एक ऐसा युवा जो सर्वोत्तम से भी बढ़कर हो, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हों। उसका रूप, उसका वर्चस्व पूरी दुनिया में फैला हो। वो बहुत ही अनोखा व्यक्ति होगा। कौन कितना सर्वोत्तम है ये कैसे मालूम पड़ेगा पुत्री? इसके लिए हमें विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित करनी होंगी। सभी प्रतियोगिताएं जीतने वाले को सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त माना जाएगा। हम तुम्हारे सुझाव से सहमत हैं। ये तरीका प्रतियोगियों की श्रेष्ठता को जानने के लिए उपयुक्त होगा। तो फिर किस किस तरह की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए? तीरंदाजी, गायन, नृत्य कला, शास्त्र ज्ञान और सौंदर्य, हर क्षेत्र से जुड़ी एक प्रतियोगिता। और मेरे वर को हर क्षेत्र में श्रेष्ठ आना होगा, तभी मैं उसे अपना जीवन साथी चुनूंगी। ठीक है ऐश्वर्या, मैं मंत्री रतन सिंह को आदेश दे देता हूँ कि वो स्वयंवर से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं करना शुरू कर दें। रतन सिंह मंत्री होने के साथ साथ राज्य के प्रधानमंत्री का पुत्र भी था। ऐश्वर्या और रतन सिंह दोनों एक साथ पले बढ़े थे। किसी को भी मालूम नहीं था कि रतन सिंह मन ही मन ऐश्वर्या को चाहता था। महाराज भैरव सिंह ने रतन सिंह को बुलाकर स्वयंवर से जुड़ी सारी बातें बता दी। रतन सिंह, तुम बहुत ही होनहार मंत्री हो और मेरी सभा के सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हो। इसलिए इस विशेष काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। उम्मीद है कि तुम सारी बातें समझ गए होगे। जी महाराज, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। फिर भी अगर कहीं कुछ समझ ना आए तो तुम इस बारे में सीधा राजकुमारी ऐश्वर्या से संपर्क करना और वो जैसा आदेश दें उसके अनुसार ही कार्य करना। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं स्वयंवर से जुड़ी सारी व्यवस्था अच्छे से करूंगा और हर व्यवस्था राजकुमारी की जांच के बाद ही संपन्न मानी जाएगी। रतन सिंह, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। रतन सिंह राजमहल से बाहर आता है और खुद से बोलता है, प्रभु की भी लीला कैसी है। जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिससे विवाह करना चाहता हूँ, उसके ही स्वयंवर की व्यवस्था की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई है। खैर सही भी है। ऐश्वर्या से विवाह करने की अपनी अभिलाषा को मैं कभी भी व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ठहरा एक मंत्री का बेटा और ऐश्वर्या इतने बड़े देश के राजवंश की राजकुमारी। 6 महीने बाद प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो गईं। दूर देश से राजा, महाराजा, राजकुमार और राजसी पुरुष इनमें भाग लेने पहुंचे। सभी प्रजावासियों ने एक एक प्रतियोगी की प्रतिभाओं को देखा। हफ्ते भर ये प्रतियोगिताएं चलती रहीं और 8वें दिन परिणाम घोषित किए गए। मैं रतन सिंह, जूनागढ़ का मंत्री, सर्वप्रथम मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर देश से आए राजा, महाराजा, राजकुमार और राजसी पुरुषों का अभिवादन करता हूं। जैसा कि हम सब ने इस पूरी प्रतियोगिता को अपनी आंखों से देखा, सभी बहुत प्रतिभावान पुरुष हैं। कौशल देश के राजकुमार कामदेव सबसे सुंदर हैं, तो उल्लास राज्य के राजकुमार प्रकृत,
गायन में प्रवीण हैं। कृति नगर के नित्यानंद ने नृत्य में अपना लोहा मनवाया, तो कांचीपट्टनम के पराक्रम सर्वोत्तम तीरंदाज घोषित किए गए। शास्त्र ज्ञान में स्वस्तिपुर के ज्ञानचंद्र विजयी रहे। परंतु मुझे ये घोषणा करते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि इस प्रतियोगिता में कोई भी राजा या राजकुमार स्पष्ट विजेता नहीं बन पाया। अब क्या किया जाए पिताजी? इन्हीं में से तुम्हें अपना वर चुनना है पुत्री। लेकिन कैसे पिताजी? मैं तो चाहती थी मेरा वर सर्वश्रेष्ठ से बढ़कर हो, पर ये प्रतियोगी तो एक एक गुण में ही श्रेष्ठ है। समस्या तो गंभीर है, परंतु कुछ हल निकालना होगा। कुछ देर विचार करने के बाद इन 5 युवकों को यहाँ कुछ दिन और अतिथि के रूप में रहने दिया जाए। शायद ये सामने आ जाए कि इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह 5 राजकुमार महल में कुछ और दिन रहे। स्वयं को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वे हर संभव प्रयास करने लगे। सूर्य की पहली किरण के साथ ऐश्वर्या को प्रकृति की मधुर आवाज में रोमांचकारी गीत सुनने को मिलते। वो नीचे बगीचे में खड़ा गा रहा होता। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती तो राजसी वेशभूषा में सजा धजा कामदेव राजकुमारी के समक्ष अपना प्रणय निवेदन रखने के लिए खड़ा रहता। इसके बाद ज्ञानचंद्र राजकुमारी के साथ वेदों और उपनिषदों पर विचार विमर्श करना शुरू कर देता था। फिर पराक्रम भी कहाँ पीछे रहता, वो भी राजकुमारी को अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन दिखाता। शाम के समय जब वो अपने कक्ष में आराम कर रही होती तो नित्यानंद उसे नृत्य कक्ष में अपना नृत्य दिखाने के लिए बुला लेता। रतन, मैं जैसे जैसे 5 राजकुमारों के साथ समय बिता रही हूँ, वैसे वैसे मेरी उलझन बढ़ती जा रही है कि मैं किस राजकुमार से विवाह करूँ। इनमें से श्रेष्ठ कौन है? इस उत्तर की तलाश में मुझे बहुत कठिनाई और दुविधा हो रही है। तुम बताओ मैं क्या करूँ? क्या तुम मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते इस निर्णय को लेने में कि मैं किससे विवाह करूं? इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता राजकुमारी ऐश्वर्या। ये निर्णय आपका है और आपको ही लेना है। क्या मतलब है तुम्हारा रतन? तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं क्या चाहती हूँ ये मुझे नहीं पता है? विवाह के लिए आप किसी व्यक्ति को तलाश कर रही हैं या किसी गुण विशेष को, ये मुझे नहीं पता है। ये तो आपको ही बेहतर पता होगा। किसी व्यक्ति को? तो फिर आप पर गुणों की धुन क्यों सवार है? इस चक्कर में आप वर को भूल रही हैं। सुंदर युवा, उत्कृष्ट नर्तक, कुशल धनुर्धर, प्रतिभाशाली गायक और शास्त्र ज्ञाता होने से पहले वे व्यक्ति कैसे हैं? क्या आपने ये जानने का प्रयास किया? ऐश्वर्या हैरान थी। उसने सोचा नहीं था कि रतन सिंह उसके बारे में इतनी गहराई से सोचता होगा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रतन सिंह चला गया। रतन सिंह के कहे शब्द रात भर राजकुमारी के दिमाग में गूंजते रहे। अगले दिन मौसम बहुत सुहावना था। 5 राजकुमार और राजकुमारी ऐश्वर्या दक्षिण के जंगलों में भ्रमण को निकले। रतन सिंह भी उनके साथ था। वो भूल गई कि उसके साथ सुरक्षा कर्मी नहीं है। ऐश्वर्या राजकुमारों से बातें करती चली जा रही थी। इस बीच समय कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। कभी अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन क्यों? अंधेरा होने वाला है। हमें समय से राजमहल लौट जाना चाहिए। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, हम हैं ना साथ में, तुम चिंता मत करो। महल से निकले 3 घंटे से अधिक समय हो चुका है। महाराज चिंता कर रहे होंगे। जंगल के इस इलाके में बाघ है। हमारे पास शस्त्र भी नहीं है। आओ वापस चलें। रतन सिंह के निवेदन को अनसुना करते हुए 5 राजकुमार तिरस्कार पूर्ण नजरों से रतन सिंह को देखते हुए राजकुमारी के संग हो लिए। उन पर ध्यान न देते हुए रतन सिंह भी उनके पीछे चलने लगा। अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी। सब रुक गए। कुछ ही कदमों की दूरी पर एक खतरनाक बाघ खड़ा था। ऐसा बाघ मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो मुझे ही घूर रहा है और गुर्रा भी रहा है।
इससे पहले कि कोई कुछ करता, रतन सिंह राजकुमारी के आगे आकर खड़ा हो गया। बाघ ने रतन सिंह पर नजरें गड़ा दी। भागो ऐश्वर्या, भागो। बाघ भूखा है, जब तक मैं इसे रोक सकता हूँ रोकूंगा। आप भागो। हाँ, आओ ऐश्वर्या, सैनिकों को बुला लाते हैं, आओ। रतन सिंह को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। अरे हम रतन सिंह को छोड़कर थोड़ी जा रहे हैं, मदद मांगने ही तो जा रहे हैं। बाघ हमें कच्चा खा जाएगा, भागो ऐश्वर्या। लेकिन हम सब तो अपनी जान बचाएं। सारे राजकुमार वहां से भाग गए। रतन सिंह एक फुर्तीला और हृष्ट पुष्ट युवक था। जैसे ही बाघ रतन की ओर बढ़ा, रतन बाघ की पीठ पर झपट पड़ा। अपनी मजबूत भुजाओं का फंदा बनाकर उसने बाघ की गर्दन को जकड़ लिया। बाघ ने उसे फेंकने के भरसक प्रयास किए, लेकिन रतन डटा रहा। तभी बाघ की जोरदार चीख निकली और वो शांत पड़ गया। ऐश्वर्या ने पलटकर देखा, सुरक्षा कर्मी पहुंच चुके थे। ऐश्वर्या दौड़कर रतन सिंह के पास पहुंची और उसका हाल पूछा। रतन, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? ऐश्वर्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये थोड़ी बहुत चोटें हैं, मुझे कोई गंभीर चोटें नहीं आई। तुम फिक्र मत करो। महाराज आप लोगों के लिए चिंतित हो रहे थे और उन्होंने हमें आपको तलाशने के लिए भेज दिया। रास्ते में वे 5 राजकुमार हमें मिले और उन्होंने हमें बताया कि आपकी जान खतरे में है। ऐश्वर्या और रतन सिंह सुरक्षा कर्मियों के साथ महल की ओर वापस प्रस्थान करते हैं। सब सकुशल महल वापस पहुंचे। महल पहुंचकर महाराज भैरव सिंह रतन सिंह से बोले, रतन सिंह, तुमने आज जो किया है, मैं तुम्हारे उस एहसान को पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। महाराज, ये मेरा कर्तव्य था, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है महाराज। उसके बाद रतन सिंह अपने घर वापस लौट जाता है, लेकिन उस पूरी रात ऐश्वर्या बेचैन रहती है। उस दिन हुई घटना के बारे में ही वो सोचती रहती है। अगले दिन ऐश्वर्या रतन से मिलने पहुंची। कैसे हो रतन? आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया राजकुमारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हें अपना निर्णय बताने आई हूँ। अच्छा, तो किसे चुना आपने? गायक, नर्तक, धनुर्धर, शास्त्र ज्ञाता, या फिर वो सुंदर युवक? नहीं, इनमें से कोई मेरा पति बनने के योग्य नहीं है। मैंने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो अपने से अधिक मेरे जीवन को महत्व देता हो। क्या आप सच कह रही हैं राजकुमारी ऐश्वर्या? हाँ, मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में चुना है। अब मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ। क्या मुझे अपनी जीवन संगिनी स्वीकार करोगे? ऐश्वर्या, मैंने सदा आपको दिल से चाहा है। मुझे अपने योग्य समझकर आपने मुझे दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान बना दिया है। भाग्यशाली तो मैं हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा इंसान पति के रूप में मिल रहा है। परंतु क्या तुमने अपना निर्णय महाराज से बताया? अभी नहीं। क्या महाराज तुम्हारे इस निर्णय को सहमति देंगे? महाराज से बताने की बात तो बाद में आती है, पहले तो मुझे तुम्हारी सहमति की जरूरत थी। रतन सिंह खुशी से ऐश्वर्या को गले लगाता है। ऐश्वर्या महाराज भैरव सिंह से बोलती है, पिताजी, मैंने अपने विवाह के लिए अपने वर का चयन कर लिया है। क्या तुम सच कह रही हो पुत्री? तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे ये शब्द सुनने के लिए मैं कब से व्याकुल था। परंतु पिताजी, मेरी आपसे एक विनती है। बोलो पुत्री, कैसी विनती? पिताजी, मैंने जिसे अपने वर के रूप में चुना है, आप कुछ भी फैसला लेने से पहले मुझसे मेरे निर्णय का कारण जरूर पूछेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। पुत्री ऐश्वर्या, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। मैंने तुम्हें विवाह में वर चुनने की आजादी दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि तुम बहुत समझदार हो और अपने लिए जिस भी वर का चयन करोगी वो सर्वोत्तम होगा। इसीलिए तुम्हारा निर्णय सुनने से पहले ही मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि मुझे तुम्हारा चुना हुआ वर पसंद है, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ करूंगा। आप महाराज होने के साथ साथ मेरे पिता भी हैं,
इसलिए मैं ये जानती हूँ कि आप मेरे लिए जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। बताओ पुत्री, तुमने अपने वर के रूप में किसका चयन किया है? पिताश्री, मैंने अपने वर के रूप में उस व्यक्ति का चयन किया है जिसने अपने प्राणों से भी ऊपर मेरे प्राणों को रखा। उसमें बाकी के सारे गुण शायद नहीं है जो मैं अपने वर में देखना चाहती थी, परंतु उसका ये गुण सर्वोपरि है। पिताश्री, मैंने अपने वर के रूप में रतन सिंह को चुना है। पुत्री ऐश्वर्या, हम तुम्हारे निर्णय से बहुत खुश हैं। रतन सिंह ने न सिर्फ अपने प्राणों की परवाह किए बिना तुम्हारे प्राणों की रक्षा की, बल्कि इसके साथ साथ रतन सिंह बहुत समझदार, बुद्धिमान, वीर, स्वभाव का शीतल भी है। पुत्री, रतन सिंह जैसा अच्छा वर तो तुम्हारे लिए मैं भी नहीं ला सकता था। हमें तुम्हारे निर्णय पर गर्व है और साथ ही तुम्हारा ये चुना हुआ वर भी हमें बहुत पसंद है। 1 माह के पश्चात राजकुमारी ऐश्वर्या और रतन सिंह का विवाह हुआ। इस भव्य आयोजन में सौंदर्य की प्रतिमा ऐश्वर्या और प्रसन्न चित्त रतन सिंह को देखकर जूनागढ़ वासियों ने वर वधू की खूब वाहवाही की।